स्क्रीन दो ना। हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दे। इफ टाइप 1, इफ साउंड इज गुड। एक बार जल्दी से एक टाइप कर दे और फिर हम लोग चलेंगे दोस्त मेरे एनसीईआरटी की दुनिया में। कितना नंबर तक हुआ था? 20 नंबर तक। कहां तक हुआ था? 20 तक हो गया था। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में और कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर, धागा एंड देन कपड़ा। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। यहां से चलेंगे आगे। अधिक मात्रा में अगर कपड़ा, ये भी हम आपको पढ़ा दिए थे। अधिक मात्रा में हम लोग करघा का उपयोग करते हैं और कम मात्रा में हम लोग चरखा का उपयोग करते हैं। किस द्रव में ई चला, यहां से ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस द्रव में, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा द्रव है, किस द्रव में लोहे की कील अपना चमक खो देती है? सॉफ्ट ड्रिंक में। जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मतलब हो गया चला कोक, बियर, दारू, लेमन सोडा, फिच सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है। कोक हो गया, उसके बाद कोक हो गया, उसके बाद कोक हो गया, कोक 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 हो गया। शीतल पेय में हो गया कोक, कोक हो गया। उसके बाद हो गया कोलतार, कोक हो गया। उसके बाद हो गया लेमन सोडा। जितना भी सोडा है, लेमन सोडा, फिज सोडा, क्लब सोडा, जितना भी सोडा है उस सब। कोक हो गया, लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिज सोडा, इस सब। जब ये इसमें आप लोहे की कील डालिएगा ना, ये अपना चमक क्या करेगा? खो देगा। अच्छा जल्दी से बता दो एक क्वेश्चन कि लोहे में जब जंग लगता है, हम चला जो भी इसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन है वो भी हम करवा देंगे। लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है तो भार क्या होता है? तो भार, लोहे में जंग लगता है तो भार क्या होता है? बढ़ता है, भार बढ़ता है। दूसरा भार जो है घटता है। तीसरा पहले बढ़ता फिर घटता, पहले बढ़ता अब फिर घटता, पहले बढ़ता अब फिर घटता है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन आपका आता है एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगता है तो भार क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? भार बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। व्हाट इज द आंसर? आंसर अगर कोई एक चुनना होगा तो पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके बाद आज ये एकदम याद रखिएगा, पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घट जाता है। लोहे में जंग लगता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। कहते हैं शर्करा, ग्लूकोज जल में होता है पूर्णतया घुलनशील। ग्लूकोज जो होता है वो जल में, जब आप ग्लूकोज को डाल दीजिएगा पानी में तो ये पूर्णतया घुलनशील होता है। और अगला लाइन है कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है? पारभासी। पारभासी का मतलब अर्ध पारदर्शी। पारभासी का मतलब होता है दोस्त मेरे अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। पारभासी का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी। पारभासी पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग अर्ध पारदर्शी के नाम से जानते हैं। कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे पारभासी, अर्ध पारदर्शी का उदाहरण है। ये चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब दोस्त मेरे होता है पारदर्शी। एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। और एक होता है ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। देख लो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी, ओपैक, अपारदर्शी। तो कांच का ग्लास जो होता है, मलमल का कपड़ा की अगर हम बात करें, पारभासी पदार्थ है, लगभग अर्ध पारदर्शी होता है या कभी कभी पारदर्शी भी देता है। दोनों देगा तब भी चलेगा। चलो कोई एक देगा, कोई एक देगा तो अर्ध पारदर्शी मारेंगे। सेफ्टी पिन बना होता है किसका? स्टील का।
सेफ्टी पिन किसका बना होता है दोस्त मेरे? स्टील और प्लास्टिक का। सेफ्टी पिन जो बना होता है स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। कहता है कांच, कार का फ्रंट ग्लास का पदार्थ ही जो कांच कार का फ्रंट ग्लास है ये पारदर्शी होता है। ये ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत हम बताए पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्त मेरे, बहुत सारे बच्चे हैं चला जो एकदम आलस्य की निद्रा में हैं कि भैया पढ़ेंगे कर लेंगे हो जाएगा। दोस्त मेरे अभी समझ लो, एक तो 8 दिन ही बर्बाद हुआ है छुट्टी के कारण, जो एकदम फालतू में गया है। और अब तो एकदम बर्बाद नहीं करो, क्योंकि सरकार की अस्थिरता जैसे ही आएगी केंद्र सरकार की, वैसे ही एग्जाम के डेट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्त मेरे चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में सिर्फ और यूपी में दोनों जगह झटका लगा है बीजेपी को, और दोनों जगह बेरोजगारी और युवा का ही झटका है, रोजगार का ही मामला है, इसलिए दोनों जगह झटका लगा है। इसलिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी दोस्त मेरे कि ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं तुमको जैसे ही ये चीजें अस्थिर होंगी, बहुत जल्द आपको सारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब आ जाओ इधर, कार का फ्रंट ग्लास होता है पारदर्शी। फिर आ जाओ, कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है हस्त चयन विधि द्वारा। ये देखो चला, आलू भिंडी सब एक में मिला हुआ है, इसको हमको सबको अलग अलग करता है, हस्त चयन विधि द्वारा हम अलग कर लेंगे। ये अगर नहीं पूछेगा तो सूखे पौधों की डंडियों को अनाज से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसरिंग अगर आप किए होंगे तो सूखे पौधों को अनाज की डंडी से जो अलग करते हैं, जैसे हम लोग गेहूं वगैरह को सूखी डंडियों से अलग करते हैं, तो वह क्रिया क्या है? थ्रेसरिंग कहलाती है। हवा की सहायता से अनाज से भूसी अलग करना, ये इस टाइप का, इसको हम लोग निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? निष्पावन। लेकिन दैनिक जीवन में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो ही जगह से पूछे जाते हैं, एगो आसवन, एगो प्रभाजी आसवन। एगो आसवन पूछेगा, एगो प्रभाजी आसवन पूछेगा। ये दो जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एगो आसवन से और एगो प्रभाजी आसवन से। आसवन और प्रभाजी आसवन। आसवन की अगर हम बात करें तो जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, नहीं अधिक का अंतर हो, जब क्वथनांक में क्वेश्चन चला पूछेगा तो गड़बड़ा देगा, अधिक का अंतर हो, जैसे चीनी पानी का मिश्रण को अलग करते हैं, जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो, जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो और अधिक का अंतर हो तो कहते हैं इसको हम आसवन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं दोस्त मेरे? आसवन विधि कहते हैं। और इससे हम लोग समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण हम लोग इसी विधि द्वारा करते हैं। समुद्री जल का शुद्धिकरण हम लोग इसी विधि द्वारा करते हैं। प्रभाजी आसवन कहते हैं जब क्वथनांक में अधिक का अंतर नहीं हो, कम का अंतर हो। जब क्वथनांक में, जैसे चला पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, इसको हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। देखो ये दोनों चला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसवन की अगर हम बात करें, समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा होता है। अब प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां भी आए। आसवन विधि से समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आसवन विधि तब प्रयोग किया जाता है जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो, और प्रभाजी आसवन विधि तब प्रयोग किया जाता है जब क्वथनांक में कम का अंतर हो। जब क्वथनांक में कितने का अंतर हो? कम का अंतर हो। आसवन विधि जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो, प्रभाजी आसवन विधि जब क्वथनांक में कम का अंतर हो, तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। पीडीएफ चला ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, एकदम चला। ये बात जान लो, जैसे ही सरकार में स्थिरता आएगी, बिहार का चुनाव है, वैकेंसी इस अगले 6 महीने में जिस बच्चे को जॉब नहीं लगेगा वो तैयारी करना छोड़ देना, अगले 2 साल में फिर 2 से 3 साल थोड़ा जॉब नहीं होना है। इसलिए दोस्त मेरे इस बार एकदम अपने आप को झोंक दो, अगर अपनी दुनिया को बदलनी है तो। नहीं बदलनी है तब तो कोई बातें नहीं है, जो कर रहा है वो करो, जैसे कर रहा है वैसे करो। और थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होगा, प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से करने से होगा। कहते हैं आसवन, जब क्वथनांक में अधिक का अंतर हो तो समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन होता है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। लिख लो चला, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपने वाला है। अगला मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ
को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? निस्तारण विधि या निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। नहीं, निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। कौन विधि से अलग किया जाता है दोस्त मेरे? निस्तारण विधि से। द्रव छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। द्रव छानने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग निस्यंदन कहते हैं। द्रव छानने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है द्रव को छानना। निस्यंदन का मतलब होता है दोस्त मेरे द्रव को छानना। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? मंथन से। और मंथन किस विधि पर काम करता है? अपकेंद्र बल पर। अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो मंथन विधि द्वारा। मंथन अपकेंद्र बल पर काम करता है। अपकेंद्र बल का दो उदाहरण तू न तो और पड़ोसिया के सेट में रहबे करेगा। अपकेंद्र बल वह बल है जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। एकदम फिक्स क्वेश्चन है। अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में है तो अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है और बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है। अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है और बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें, अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगने वाला बल है। एक एग्जांपल है दूध से मक्खन का अलग होना। 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 इसका दूसरा एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। दूध से मक्खन का अलग होना। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। 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 वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपकेंद्र बल का ये दो एग्जांपल चला पूछवे करेगा। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। ये दो एग्जांपल फिक्स है, पूछवे करेगा। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपको कह दे कि कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर घूम रही है, कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर घूम रही है, ये घूम रही है, तो अगर इसकी डोरी टूट जाएगी तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये क्वेश्चन भी पूछता है, आगे चल के हम इसको भी देखेंगे। अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें, दूध से मक्खन का अलग होना, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगने वाला बल है। बाहर की ओर लगने वाला बल है। तो जब दूध से मक्खन अलग होता है तो बाहर की ओर जो है क्रीम अलग होता है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, ये इसमें भी बाहर की ओर एक बल लगता है। अगला, मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है। मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा। निस्तारण या कौन विधि द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा। लेकिन अधिकतर इसमें जो क्वेश्चन पूछता है निस्यंदन पूछेगा। निस्यंदन की अगर हम बात करें, निस्यंदन विधि जो होता है दोस्त मेरे, निस्यंदन विधि का उपयोग नाले के पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा। नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। वहां भी आए निस्यंदन विधि का प्रयोग हम लोग नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से लिख लो, नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए हम लोग कौन विधि का प्रयोग करते हैं? निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। नाले के पानी के शुद्धिकरण के लिए हम लोग निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी एवं CuSO4 के विलयन में कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। चला कहता है पानी में से कॉपर सल्फेट के विलयन को, कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से, अगर पानी और कॉपर सल्फेट का विलयन है, इससे हमको कॉपर सल्फेट अलग करना है, तो कौन विधि का यूज करते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ पानी के ग्लास के ऊपर पानी की बूंद महा भी आई चला। ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा। पिछला क्वेश्चन पूछे ना पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कभी कभार आप देखते होंगे कि ग्लास में पानी है, पानी में बर्फ का टुकड़ा जब डाल देते हैं तो इसके सतह पर देखिएगा पानी की छोटी छोटी बूंदें आकर जम जाती है। इसके सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आकर क्या हो जाती है दोस्त मेरे? जम जाती है। तो ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें इसके सतह पर आकर जम जाती है, तो वो क्या कैसे जमती है? ये चूंकि ठंडा है, इसके अंदर चूंकि बर्फ डाला हुआ है और वायुमंडल का जो वायु है इसको ठंडा करके या इसके सतह पर जमा कर देता है। वायुमंडल का जो वायु है वो उसको ठंडा करके इसके सतह पर जमा कर देता है। तो सतह पर जमा कर देता है, धीरे 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 वो पानी की बूंद का रूप ले लेता है। फिर से समझना, कहते हैं बर्फ
पानी की ग्लास के ऊपर पानी की बूंद किसके कारण बन जाता है? ये जो बर्फ ग्लास में भरा हुआ है, इसके सतह के ऊपर पानी की बूंद क्यों जम जाती है? वायुमंडल के जलवाष्प के संघनन के कारण। वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो द्रव के रूप में बदल जाता है, अर्थात संघनित हो जाता है और इसके सतह पर जमा हो जाता है। संघनन का मतलब होता है दोस्त मेरे वाष्प का द्रव में बदलना। संघनन का मतलब होता है वाष्प का द्रव में बदलना। संघनन का मतलब होता है वाष्प का द्रव में बदलना। बढ़िया से देख लो, संघनन का मतलब होता है वाष्प का किस में बदलना दोस्त मेरे? द्रव में बदलना। बर्फ पानी के ग्लास के ऊपर पानी की बूंद किसके कारण बन जाता है? बर्फ ग्लास के ऊपर पानी की ये जो छोटी छोटी बूंद दिखाई देती है, ये वायुमंडल का जो वायु है ना, ये गैस बन जाता है, द्रव बन जाता है, क्योंकि ठंडा रहता है इधर, इधर गर्मी है, तो गर्म जब ठंडा होगा तो द्रव बन जाएगा, द्रव बन के इसके सतह पर चिपक जाता है। ऐसा नहीं कि गिलास के पानी अंदर से बाहर निकल जाता है। आप देखे होंगे कभी, कितने लोग देखे हैं चला कि ठंडा पानी अगर किसी ग्लास के ऊपर में रखा है तो उसके सतह पर जो है छोटा छोटा बूंद जमा होता हुआ, एक टाइप करो। या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बोतल के ऊपर आप देखे होंगे छोटा छोटा बूंद जमा हुआ वो अगर आप देखें तो एक टाइप की, जो क्यों होता है? वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो द्रव में बदलकर ठंडा होकर उसके सतह पर चिपक जाता है। वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो द्रव में बदलकर ठंडा होकर उसके सतह पर चिपक जाता है, ठंडा होकर उसके सतह पर चिपक जाता है संघनन विधि द्वारा। ये चला, यहां से 3 क्वेश्चन जो तुमको है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो पूछेगा, जो ऊर्ध्वपातन ये पूछेगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगर हम बात करें, चला ये एनसीईआरटी है, ये अथी नहीं है, लूसेंट नहीं है कि तुम रट लेगा। एनसीईआरटी इसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा इतना आसान नहीं है कि तू एकदम ले लिया पढ़ लिया हो गया, ये सब नहीं होना है। इसलिए दोस्त मेरे पढ़ना पड़ेगा इसको। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलना। डिपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये होता है गैस से सीधे ठोस में बदलना। डिपोजिशन की अगर हम बात करें, गैस से ठोस में बदलना, डिपोजिशन गैस से ठोस में बदलना। और एक होता है संघनन। संघनन होता है दोस्त मेरे गैस का द्रव में बदलना, गैस टू द्रव में बदलना। 2-3 गो में से क्वेश्चन एगो पूछता है, इसको नोट कर लो। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलना, डिपोजिशन गैस को ठोस में बदलना, संघनन गैस को द्रव में बदलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 गो लाइन यहां से पूछता ही पूछता है। कर एग्जाम्पल भी पूछता है कभी कभी। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, सल्फर, गंधक। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, सल्फर, गंधक, आइडोफॉर्म, सल्फर, गंधक, आइडोफॉर्म, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ये 3 लाइन चला, एकदम याद रखना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठोस से सीधे गैस में। इस बार भी बिहार दरोगा में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जल्दी लिख। की लिखता है रे? हाँ, अपने भाग्य के निर्माता तो एकदम आप स्वयं हैं। चला जी, अपने भाग्य के निर्माता एकदम आप स्वयं हैं कि आपको क्या कर रहे हैं, इसी से आपके भाग्य का निर्धारण होगा। जल्दी से लिख लीजिए। फिर कहता है बोतल के अंदर, तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है, अभी तुरंत बताए थे, क्रमशः वाष्पीकरण और संघनन का। ये जो देखते होंगे आप पानी के बोतल के ऊपर ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, वो किसका उदाहरण है? मेनली संघनन का उदाहरण है, क्योंकि गैस द्रव में बदल जाता है। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? बता क्या होगा? अगर लोहे के छल्ले को आप गर्म कीजिएगा, ये लोहे का रिंग है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो पहले इसका आकार बढ़ेगा और बढ़ के, कहते हैं वलय पहले फैलता है। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? वलय जो है वो पहले फैलता है
अब फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, धीरे धीरे उसी स्थान पर आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपका आता है, कहते हैं देखो वलय पहले फैलता है, पुनः लगभग अपने समान आकार में आ जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक चकती में छेद है, चकती में छेद है, चकती में छेद है, छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? गर्म करने पर छेद का जो आकार है वो क्या है? गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? छेद का आकार क्या होगा? एक ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है। बढ़ता और दूसरा ऑप्शन है घटता। यहां से ही क्वेश्चन चला, पूछता है, अन्यथा देगा एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? बढ़ता है कि घटता है कि दोनों? चकती में छेद है, छेद को गर्म करने पर, चकती में छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बता। जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? एकदम चला बढ़ता है। कहीं भी किसी भी बुक में अगर घटता है दिया हुआ है तो गलत है। कहते हैं लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? लोहे के छल्ले को गर्म करने पर पहले फैलेगा, पहले फैलेगा और फिर लगभग समान आकार में आ जाएगा। फिर लगभग किस आकार में आ जाएगा दोस्त मेरे? समान आकार में आ जाएगा। कहते हैं चकती में छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चकती में छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? बढ़ जाएगा। अगर किसी चकती में छेद है तो गर्म करने पर उसका आकार जो है दोस्त मेरे बढ़ जाएगा। अगर किसी चकती में छेद है तो गर्म कर, देखने में कोई दिक्कत नहीं ना होती है रे? अगर किसी चकती में छेद है तो गर्म करने पर उसका आकार क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? बढ़ जाएगा। फिर कहते हैं मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? देखो ये तो सबको पता है, यहां से ही क्वेश्चन चला, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्त मेरे भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, परिवर्तित होने के बाद वह पदार्थ फिर से मिल जाए। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है ना मिले। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है ना मिले। भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो क्या? रासायनिक। देख लो चला, मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, ना मिले रासायनिक परिवर्तन। बढ़िया से देख लो एकरा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब अगर मोमबत्ती जल गया तो नहीं मिलेगा, मोमबत्ती जल गया तो नहीं मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। बहुत बढ़िया बात। लेकिन मोमबत्ती जलते समय कौन परिवर्तन है? मोमबत्ती जलते समय जल जाएगा तो भौतिक परिवर्तन। फिर यहां अगर देता मोमबत्ती जल गया, सॉरी मोमबत्ती पिघल गया, मोमबत्ती पिघला, अगर दे देता है मोमबत्ती पिघला, मोमबत्ती पिघला, मोमबत्ती पिघला अगर दे देगा तो भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघला दैट इज भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघला दैट इज भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती के पिघलने की बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जल गया, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघल गया, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जल गया, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से देखो, मोमबत्ती पिघल गया, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जल गया, रासायनिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें मोमबत्ती जलते समय कौन परिवर्तन है, तो ये अगर मोमबत्ती जल रहा है ना तो पिघल भी रहा है और जल भी रहा है। जलते समय जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जल जाएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रासायनिक परिवर्तन है। अब मिल जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से देख लो, भौतिक परिवर्तन हुआ मिल जाए, और रासायनिक परिवर्तन होगा ना मिले। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। और अगर हम बार बार कहते हैं मोमबत्ती पिघल गया, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जल गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नहीं मिलेगा। लेकिन मोमबत्ती के जलते समय कौन परिवर्तन है, तो मोमबत्ती पिघलेगा भी और जलेगा भी। जलते समय मोमबत्ती पिघलेगा भी और जलेगा भी। तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा। बढ़िया से देख लो, मिल जाए वो भौतिकी ना, एक क्वेश्चन यहां से चला रहेगा। जे परिवर्तित होने के बाद मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन, नहीं मिले रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तित होने के बाद अगर मिल जाए तो भौतिक परिवर्तन, नहीं मिले तो रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं।
बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, ऐसे ही 8 दिन ही गर्मी छुट्टी के नाम पे ही सरकार ने बर्बाद कर दिया है मुफ्त का बच्चों का। कहते हैं जल जाए मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अब मामला क्या है कि मोमबत्ती जल गया ये रासायनिक है, मोमबत्ती पिघल गया ये भौतिक है। जलते समय अगर कह देगा क्या कर रहा है रे, छूट जाएगा तार तो क्लास ऑफ हो जाएगा। अगर कह देगा मोमबत्ती जलते समय कौन परिवर्तन है, तो भौतिक भी है, क्योंकि ये पिघल भी रहा है और जल भी रहा है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए एकदम याद रखना चला, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। चपाती का बेलना और सेकना, देखो अगर सेकोगे आप बेलोगे, दोनों में फर्क है। सेक बेलोगे तो इससे फिर से आटा मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो वो भौतिक है। बेलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर एक बार इसको सेक दोगे तो फिर से वो आटा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। दी जो सेकना है ये रासायनिक परिवर्तन है। बढ़िया से देख लो, अगर मोमबत्ती को चपाती को बेल रहे हैं तो यहां से आटा मिल जाएगा, और अगर चपाती को सेक रहे हैं तो यहां से आटा नहीं मिलेगा। फिर से हम बताते हैं, बढ़िया समझ लो। अगर चपाती को बेल रहे हैं तो फिर से आटा मिल जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन है। और चपाती को सेक रहे हैं तो फिर से रोटी आटा नहीं मिलेगा, यह रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम बउआ वाला बेदरा वाला क्वेश्चन देते हैं। बताओ तो बर्फ, अरे पगला क्लास होने दो न रे, सब गड़बड़ा देगा तुम। अभी काम है क्या? अभी तो ये ऐसे ही उसको लगा कहीं नहीं छोड़ देता है, क्या लेके चला गया? लगाएगा, उसको बुलाओ प्रिंस को, वो लगाएगा। बर्फ का पिघलना एकदम सिंपल, देखते हैं तुम समझा कि नहीं भाई बात को, पहले तो इस पर बात करो। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक? भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन यहां से चला रहता है, भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक की रासायनिक, जल्दी बता। एकदम याद रखो, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। शिक्षा वो चीज है चला जो तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ये वैसा चीज है जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, और तुमसे तुम्हारे प्राण खत्म होने के बाद ही तुमसे कोई छीन सकता है। बड़ा जल्दी से आंसर क्या होगा? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए ताकि तुमको पता है कि नहीं, पहले ये तो पता चले। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो बर्फ पिघलेगा फिर से पानी मिल जाएगा, ये कौन परिवर्तन है दोस्त मेरे? मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ये भौतिक परिवर्तन है। समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधों की जड़ होती है रेशेदार। ये जो समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे, ये जो समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे, जैसे धान ले लो तुम, समानांतर उसमें पत्तियां होती है, तो कहते हैं पौधे का जड़ कैसा होता है? रेशेदार होता है। समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे की जड़ें कैसी होती है दोस्त मेरे? रेशेदार होती है। जैसे धान ले लो तुम, धान की जड़ें कैसी होती है? रेशेदार होती है। समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे की जड़ें कैसी होती है दोस्त मेरे? रेशेदार होती है। कैसी होती है? रेशेदार होती है। जालीदार विन्यास वाले, ये जो जालीदार विन्यास वाले पत्ती की जड़ें होती है मुसला जड़ जानता होगा चला, जैसे उसका क्या बोलते हैं उसको, मूली का, गाजर का, उसकी जड़ें कैसी होती है? मुसला जड़ें होती है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता क्या कहलाता है? ये देख लो, ये जो कद्दू करेला इस सब में जो होती है, इसको हम लोग लता कहते हैं। इसके तने सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लता। कद्दू, करेला, झींगा, नेनुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, उस सब की में जो तना होता है उसको हम लोग लता कहते हैं। अभी हम लोग क्लास 6 में हैं, चला जी, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो कहलाता है लता। जो कमजोर तना होता है, जो एकदम सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, उसको हम लोग लता के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य है, प्राथमिक कार्य किसका है? पत्ती का। देखो चला, ये समझने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण से तुमको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? पत्ती में भी होता है, पत्ती में भी होता है, और हरे तने के भाग में भी होता है।
हरे तने के भाग में भी होता है, हरे तने के भाग में होता है, लेकिन लगभग मोर देन 95% जो होता है पत्तियों में होता है, और मात्र 2 से 5% जो होता है, 2 से 5% जो होता है दोस्त मेरे, हरे तने के भाग में होता है। जो हरा वाला तना होता है ना, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको कहेगा क्वेश्चन कि बताओ प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है कि तना में होता है कि दोनों में होता है, कहेंगे दोनों में होता है, लेकिन कोई एक ही चुनना है तो पत्ती चुन लेंगे, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो क्या चुनेंगे, पत्ती और तना दोनों चुनेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तने के हरे वाले भाग में होता है। अब अगर आपको कह देगा बताओ प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, बताओ तो जल्दी से आंसर। दिन में होता है पहला ऑप्शन, रात में होता है दूसरा ऑप्शन। बताओ कहां कब होता है, दिन में कि रात में कि दोनों में, जल्दी बता। प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में कि दोनों में, प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में कि दोनों में, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? हाँ 1%, 1%, जल्दी बता। प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में, जल्दी बता। चला, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये दिन में होता है कि रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? जल्दी बता। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? जल्दी बता, जल्दी। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? दिन में होता है। चला, लेकिन अगर यहीं पर दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, और दिन एंड रात दोनों में होता है श्वसन, दिन एंड रात दोनों में होता है श्वसन। ये ध्यान रखिएगा, श्वसन दिन में भी होता है रात में भी होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, और प्रकाश संश्लेषण पत्ती में भी होता है, हरे तने के भाग में होता है, लेकिन मुख्यतः पत्ती में होता है। अगर पूछ दे आपको पत्ती में, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, और श्वसन की क्रिया जो पौधे में होती है दिन और रात दोनों में होती है, ये ध्यान रखिएगा। श्वसन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण दोस्त मेरे दिन में भी होगा रात में भी होगा? नहीं, केवल दिन में होगा। और लेकिन अगर श्वसन की क्रिया दिन में भी होगी और रात में भी होगी, श्वसन की क्रिया की अगर हम बात करें दिन में भी होगा रात में भी होगा, और प्रकाश संश्लेषण पत्ती में भी होता है और हरे तने के भाग में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में भी होता है और हरे तने के भाग में भी होता है। अब कहता है पत्ती का प्रमुख भाग एवं कार्य, देखो एक होता है पर्ववृत्त, पर्ववृत्त की अगर हम बात करें, एक होता है पटल, एक होता है किनारा। पटल और किनारा, पर्णवृत्त जो होता है ये पर्णवृत्त है, इसको हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। ये पर्ण आधार है, ये मध्य सिरा है, ये वाला मध्य सिरा है, ये वाला सिरा है, और ये पूरा का पूरा पर्ण फलक है। तो ये जो पर्णवृत्त होता है, गौर फरमाइएगा, ये जो पर्णवृत्त न होगा, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। देख लो बढ़िया से, ये पर्णवृत्त जो है ये पत्ती को, ये जो पत्ती है इसको, ये जो तना है, ये दोनों से जोड़ने का काम यही करता है पर्णवृत्त। बढ़िया देख लो। चला, क्वेश्चन पूछता है यहां से, ये जो पर्णवृत्त है इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पर्णवृत्त, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं पर्णवृत्त। ये जो पर्णवृत्त है, ये जो पर्णवृत्त है, ये पत्ती को तना से जोड़ने के लिए हम लोग पर्णवृत्त का यूज करते हैं। पत्ती को तना से जोड़ने के लिए हम लोग पर्णवृत्त का उपयोग करते हैं। और फिर कहता है पटल, पत्ती का हरा चपटा भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग पटल कहते हैं। किनारा, पत्ती को आकार देता है, ये जो किनारा है, चला ये वाला ये वाला ये वाला, ये पत्ती को क्या देता है? आकार देता है। अगला, फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, चला इसमें जो पत्तियों में एस्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है, उससे छिद्र से, पत्ती में छिद्र से क्या होता है? वाष्पी, हम बताए थे, जल्दी से बताओ, वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? जल्दी से बता दो, पहला कि दूसरा? वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? जल्दी से बता दो। चला, क्या हो जाएगा आंसर? वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, जल्दी बता। कहते हैं पत्ती में छिद्र, पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? जल्दी बता।
पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? व्हाट इज द आंसर? पत्ती में जो चला छिद्र होता है ये वाष्पोत्सर्जन होता है, एस्टोमेटा इसको कहते हैं। पत्ती में छिद्र बोले तो एस्टोमेटा। एस्टोमेटा की अगर हम बात करें, छिद्र, पत्ती में छिद्र की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है उसको, उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। पत्ती में जो छिद्र होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। फिर कहते हैं फूल के मादा भाग का निर्माण होता है किसके द्वारा? कलंक, स्टिग्मा या स्टाइल एवं अंडाशय के द्वारा। ये तीनों जो है मादा भाग है। और स्त्री पुंकेसर जो है वो आपको मेल पार्ट है। कहते हैं शरीर में कौन सा अंग चलने फिरने, महाभिवियाय, महाएमभिवियाय, हड्डी और मांसपेशी दोनों। खाली हड्डी से आप चल नहीं सकते हैं। और अगर एक और चीज इसमें ऐड कर दिया जाए तो तंत्रिका तंत्र, एक और चीज अगर ऐड कर दिया जाए तो तंत्रिका तंत्र जो है ये भी चलने में मदद करता है। ध्यान से देख लो, शरीर में कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। शरीर में कौन सा भाग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। ये तीनों भाग जो है चलने फिरने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कह देगा शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। लेकिन अगर कह देगा हड्डी में, अगर कह देगा हड्डी का मुख्य अवयव क्या है, हड्डी का, हड्डी का नहीं चला, एनामेल का भी, एनामेल अगर कह देगा, एनामेल अगर कह देगा तो एनामेल और हड्डी दोनों का बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट CA3, CA3PO4 हॉल 2 का, CA3PO4 हॉल 2 का। हड्डी या एनामेल बना होता है CA3PO4 हॉल 2 का, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट का। कहते हैं हड्डी या एनामेल बना होता है CA3PO4 हॉल 2 का, दैट इज CA3, हड्डी या एनामेल बना होता है CA3PO4 हॉल 2 का, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट का। और कहते हैं शरीर का कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। शरीर का कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। लेकिन हड्डी या एनामेल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। एक चीज और ध्यान रखना, एनामेल जो होता है चला सबसे मजबूत पार्ट है। और एनामेल बताओ अम्लीय होता है कि क्षारीय? जल्दी बता, एनामेल जो है ये अम्लीय है या क्षारीय है? दो ऑप्शन देगा आपको। सोडा जितना है चला सब क्षारीय है। अगर सोडा की बात करोगे तुम हमको एनामेल बताओ, सोडा या मुंह, सोडा या मुंह जो है, मुंह तो चला अम्लीय है, सोडा क्षारीय है। सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है। सोडा की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, सोडा क्षारीय होता है। और अगर हम बात करें मुख की अगर हम बात करें तो मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है, ये अम्लीय होता है। अगर टूथपेस्ट की बात करें तो ये भी क्षारीय होता है। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, सोडा क्षारीय होता है। दांतों का इनामेल जो होता है चला ये भी क्षारीय होता है। दांतों का इनामेल जो होता है ये भी क्षारीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडा क्षारीय होता है, मुख अम्लीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टूथपेस्ट की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो ये क्षारीय होता है। देख लो एकदम बढ़िया से। हड्डी या इनामेल, कैल्शियम फॉस्फेट, सब एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। हड्डी चला समझ लो कि इससे तुमको नौकरी होगा, इसलिए अगर बढ़िया से देखो, इससे तोर दिन दुनिया बदलेगा, तोर बाप माई के सपना पूरा होगा, समाज में तोर प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और उसी को तुम ठीक से नहीं देखता है, बताओ क्या करता है तुम। दोस्त मेरे, हड्डी या इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल की अगर हम बात करें ये क्षारीय होता है, सोडा भी क्षारीय होता है, मुख अम्लीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। और हम लोगों को चलने में जो मदद करता है हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। हम लोगों को चलने में जो मदद करता है हड्डी, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र। इस सब चला छपने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो। हम लोग जो चलते हैं ना, इसमें केवल हड्डी हम लोगों की मदद नहीं करता है, मांसपेशी भी हम लोगों की मदद करता है और तंत्रिका तंत्र भी हम लोगों की मदद करता है। इनामेल होता है क्षारीय, सोडा होता है क्षारीय, मुख होता है अम्लीय और टूथपेस्ट होता है क्षार। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन, मुख अम्लीय है, हम टूथपेस्ट कर लेते हैं क्षार, तो दोनों मिलकर हो जाता है उदासीन, तो हमारा मुख साफ हो जाता है।
अगला प्रश्न कहते हैं ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण? अचल जोड़। ये जो खोपड़ी है चला, ये ऊपरी जबड़ा, ये अचल जोड़ है, अस्थिर जोड़ है, ये हिलता डुलता नहीं है, इसके जोड़ कभी हिलते डुलते नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खोपड़ी जो है कभी हिलता डुलता है, इसका जोड़ कभी हिलता डुलता नहीं है। तो कहते हैं खोपड़ी एवं ऊपरी जबड़ा ये अचल जोड़ है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों में किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं? ये फ्लिपर्स है चला। ये फ्लिपर्स क्यों पहनते हैं? पानी को में आसानी से तैरने के लिए। ये फ्लिपर जो होता है, ये जितना भी पानी में लोग ये पहन के तैरता है, इसी को फ्लिपर कहते हैं। ये आसानी से तैरने के लिए ये उपयोग करते हैं। एक बात बताओ, ये हमेशा ध्यान रखना, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम। जो तैरेगा, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो तैरेगा उसका घनत्व कम और जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। ये कौन है रे? फलनमी लव यू करता है, यही सब करने आता है दुष्ट कमेंट बॉक्स में। मतलब चला, तुम सोच के देखो कि अगर तुम अपने जीवन को थोड़ा दिन 6 महीना खाली सीरियस नहीं लो, तोरा कुत्ता में बहुत के फर्क नहीं रह जाएगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हैं, लेकिन सत्य यही है। ना तो हर कोई वैल्यू देगा, ना तुम्हारे पास पैसा रहेगा, ना सामाजिक इज्जत, ना घर का इज्जत, सब खत्म हो जाएगा। अगला 6 महीना चला बिहार का चुनाव है, इसलिए दोस्त मेरे एकदम तैयार रहो। हर हाल में तुमको सारी चीजें क्लियर होके मिलेंगी अगले 6 महीने। बस सरकार की स्थिरता की जरूरत है। जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। बताओ तो तैरने डूबने का सिद्धांत कौन दिया था? तैरने डूबने का सिद्धांत कौन वैज्ञानिक दिया था? जल्दी से बता दो। बर्नौली की आर्किमिडीज, बर्नौली की आर्किमिडीज। जल्दी से बता दो, यहां से क्वेश्चन रहता है दोस्त मेरे। बर्नौली यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जितना भी तैरने डूबने वाला मामला है, बर्नौली की आर्किमिडीज, बर्नौली की आर्किमिडीज। बता, तैरने डूबने वाला जितना भी सिद्धांत है, बर्नौली की आर्किमिडीज। जल्दी बता, तैरने डूबने वाला जितना भी सिद्धांत है, बर्नौली की आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, तैरने डूबने वाला जितना भी सिद्धांत है, उस सब का उदाहरण है, आर्किमिडीज का उदाहरण है। तैरने डूबने वाला जितना है सब आर्किमिडीज। ये चला सब क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी भारत सरकार का एक क्वेश्चन है, जिसको हम वन लाइनर बना दिए हैं। कहते हैं घोंघा किसकी सहायता से चलता है? मांसल पैर की सहायता से। घोंघा जो है ये मांसल पैर की सहायता से चलता है। और बताओ कौन लिंग निर्धारण ताप पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण जो है वो ताप पर निर्भर करता, लिंग निर्धारण ताप पर निर्भर करता, लिंग निर्धारण ताप पर निर्भर करता है। बता के कर, गाय के, भैंस के, कि घोंघा सितुआ के? घोंघा जो है इस सब का चला, घोंघा इस सब का लिंग निर्धारण जो है किस पर निर्भर करता है? ताप पर। घोंघा वगैरह का जो लिंग निर्धारण है वो ताप पर निर्भर करता है। ताप अधिक होगा या कम होगा उसके हिसाब से ये अपना लिंगे परिवर्तन कर लेता है। और सब स्तनधारी वगैरह में ऐसा नहीं होता है। चलता कैसे? मांसल पैर से। बताओ, इसके ऊपर ये जो हड्डी होता है, ये इसका जो कवच होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कवच जो बना होता है चला, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अगर हमको कहेगा लिंग का निर्धारण ताप पर निर्भर करता है, किसका? घोंघा का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? दैट इज मांसल पैर की सहायता से चलता है। घोंघा किसकी सहायता से चलता है दोस्त मेरे? मांसल पैर की सहायता से चलता है। 7 दिन का अप्रोक्स ये क्लास है दोस्त मेरे। 51 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं और अप्रोक्स 300 समथिंग क्वेश्चन और बचा हुआ है। यानी 7